नमस्कार, मैं डॉक्टर मयंक कुमार राय, प्रोफेसर एंड हेड कृषि विज्ञान केंद्र गौतम बुद्ध नगर से हूं और जो कृषि विज्ञान केंद्र सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत कार्य कर रहा है। और आज मैं NIOS के स्टूडियो में आपका स्वागत करता हूं और आज का जो हमारा विषय है, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। और विषय यह है, सबसे इम्पॉर्टेंट विषय है, मधुमक्खी पालन कैसे करते हैं और उसका परिचय एवं महत्व क्या है। मधुमक्खी पालन का जो इतिहास रहा है उस पर हम आज बात करेंगे। दूसरी चीज़, मनुष्य का जब प्रादुर्भाव हुआ था तो मनुष्य से कम 560 लाख वर्ष पूर्व मधुमक्खियों का प्रादुर्भाव हुआ। इसका मतलब कि मनुष्य जब अवतरित हुए, मनुष्यों का जब उसके बाद 560 लाख वर्ष पूर्व जो है, इसके बारे में वेद पुराण में, रामायण में, महाभारत में भी आपको वर्णन मिलेगा। और सबसे मुख्य चीज़ यह होता है कि जो सामाजिक ताने बाने का जो संपूर्ण जो स्वरूप हम अगर बात करेंगे तो उसका यह संपूर्ण उदाहरण है, क्योंकि इसमें कई हजारों मधुमक्खियाँ एक बक्से के अंतर्गत रहती हैं, एक परिवार के रूप में रहती हैं और इसमें आपस में कोई लड़ाई और किसी तरह का कोई तनाव नहीं होता है और अपना खुद ये भोजन इकट्ठा करती हैं और दूसरे को भी उसका जो मधु होता है या जो भी प्रोडक्ट होता है उसको उपलब्ध कराती हैं। यह सामाजिक ताने बाने का एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे प्राकृतिक रूप से बहुत ही बड़ा उदाहरण है। मधुमक्खी पालन का सबसे पहले प्रारंभ कहाँ हुआ था, इसके बारे में थोड़ी सी जो जानकारी है उसको मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। मधुमक्खी पालन सबसे पहले मिस्र से प्रारंभ हुआ और मिस्र में मिट्टी के बर्तन में इसका पालन शुरू हुआ। और मिट्टी के बर्तन में जो इसकी जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसको मिट्टी के बर्तन से और उसमें पुआल वगैरह लगा करके उसमें रखते थे और वहाँ मधुमक्खियाँ आती थीं और उसको फिर जो है पालन करके और उससे मधु निकाल करके और उसको बेचते थे और अपने यूज़ करते थे। साथ ही साथ कृत्रिम भोजन के रूप में जो है, जब सबसे पहले जो मधुमक्खी को कृत्रिम भोजन दिया गया वह रोम में दिया गया। रोम से इसका सबसे पहले प्रारंभ हुआ कि आर्टिफिशियल भोजन, जब इसको भोजन उपलब्ध नहीं होता है उस समय जो है इसको रोम से प्रारंभ किया गया, इसका इतिहास मिलता है। 1951 में लोरेंजो लोराइन लैंगस्ट्रॉथ एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि मधुमक्खी नेचुरल तरीके से जहाँ रहती थीं उनको पालने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले 1851 में उन्होंने बताया कि 8 मिलीमीटर दूरी एक मधुमक्खी के छत्ते से दूसरे मधुमक्खी के छत्ते की दूरी होनी चाहिए। और उन्होंने बताया कि इसके बाद बगल बगल में 8 मिलीमीटर की दूरी पे यह छत्ता बनाती हैं। इसी से जो फ्रेम हम बनाते हैं उस फ्रेम की 8 मिलीमीटर की आपस की दूरी होती है। स्पेन के टेरिस नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि रानी मधुमक्खी जो है परिवार की जो माँ होती है। पूरे एक परिवार में जो हजारों मधुमक्खियाँ होती हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है और वो परिवार के पालन पोषण के लिए हर तरह से उसके सारे परिवार के लोग उसकी सेवा करते हैं और माँ के रूप में उसको मानते हैं। इंग्लैंड के चार्ल्स बटलर ने बताया था कि ड्रोन जो होता है वही नर मधुमक्खी होता है और मादा मधुमक्खी जो होती है वो श्रमिक होती है, जो कि अमेरिका और यूरोप के वैज्ञानिकों ने बताया। कैमेरी मधुमक्खी भी उसको कहते हैं। इस तरीके से अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके की जो खोज की गई वैज्ञानिकों द्वारा उसका इतिहास मिलता है। साथ ही वर्ष 1950 तक एशिया, यूरोप और अफ्रीका में इसका सन 1500 तक एशिया, यूरोप और अफ्रीका में इसके बारे में इसके पालने का काम किया जाता था। और ऑस्ट्रेलिया में 1822 में इसका इतिहास मिलता है, न्यूजीलैंड में 1842 में इसका इतिहास मिलता है और उत्तर अमेरिका में 1850 में जो फिलाडेल्फिया नगर में किया गया सबसे पहले इसका पालन के लिए, मधुमक्खी पालन के लिए। अमेरिका के फिलाडेल्फिया नगर में जन्मे जो लोरेंजो नामक वैज्ञानिक थे, जो लैंगस्ट्रॉथ जो हमने पहले बताया था, उन्हीं को आधुनिक मधुमक्खी पालन के जनक के रूप में माना जाता है। और उन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि मधुमक्खियों को कृत्रिम तरीके से हम कैसे पाल सकते हैं। 1815 में मौन गृह का आविष्कार हुआ। 1857 में मोमी छत्ताधार का आविष्कार हुआ जो कि जर्मनी में किया गया। अलग अलग इसका इतिहास इसलिए मिलता है कि अलग एक समय पे सब कुछ नहीं मिल पाता है और अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो जो शोध किया, जो जो काम किया, उसको जो है अलग अलग तरीके से हम बताना चाहेंगे आपको। और 1865 में मधु जो कैसे मधु को कैसे निकाला जाता है छत्तों से, ये ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया था। साथ ही भारत में मधुमक्खी पालन कब किया गया, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमारे यहाँ मधुमक्खी पालन थोड़ा सा देर से शुरू हुआ। 1882 में बंगाल में एक जो है डाकघर में अधिकारी थे, डाक विभाग में अधिकारी थे, लेनिन नाम था उनका। उन्होंने इसका सबसे पहले प्रयास किया था और वो असफल रहे। उसके बाद पंजाब में 1883 से 1884 के बीच में
पंजाब में इसकी शुरुआत की गई थी और 1883 में भारत सरकार ने इस पे काम करना शुरू किया और एक कलेक्शन ऑफ पेपर्स ऑन बी कीपिंग के नाम से इस पे प्रकाशित किया गया। जो भी मटेरियल उपलब्ध था मार्केट में, वो बाजार मतलब वैज्ञानिकों द्वारा जो काम किया गया था उसके बारे में एक कलेक्शन ऑफ पेपर्स के नाम से भारत सरकार ने एक प्रकाशित शोध प्रकाशित किया और उसमें यह पता लगा कि कैसे मधुमक्खी पालन किया जाता है, कैसे उसको जो है उसमें छत्तों की दूरी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से इस पे काम करना चाहिए, ये इन सारी चीज़ों पे जो है हम बात करते हैं, इसमें जो है उसी लेख में मिलता है। साथ ही साथ उसके बाद भारत में मधुमक्खी पालन का जो और इतिहास जो मिलता है वो हैंडबुक ऑफ बी कीपिंग इन इंडिया, जो सबसे पहले जो हमने बताया कि जो डाक विभाग में कार्यरत थे वैज्ञानिक, वो वैज्ञानिक क्या थे, वो उसमें नौकरी करते थे, उन्होंने जॉन डगलस नाम था उनका, उन्होंने हैंडबुक ऑफ बी कीपिंग इन इंडिया के नाम से एक प्रकाशित किया लेख, किताब पब्लिश किया और उन्होंने बताया कि कैसे जो है भारत में मधुमक्खी पालन शुरुआत कैसे की जा सकती है, क्या कर सकते हैं उसमें, उसके अलग अलग तरीके क्या हैं और कब कर सकते हैं, कि इस मौसम में हम उनको आर्टिफिशियल डाइट दिया जा सकता है, किस मौसम में क्या दिया जा सकता है। इस तरीके से जो है बहुत सारा इतिहास मिलता है। साथ ही 1905 में जब हमारा इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा बिहार में जब बनाया गया तो उसमें रिसर्च किया गया इस पे, मधुमक्खी पालन पे, और 1907 से 1919 के बीच में पूसा बिहार में ही इस पे बहुत सारे रिसर्च हुए और इन रिसर्च के बाद आधुनिक मधुमक्खी पालन जो है भारत में भी प्रारंभ हुआ। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो भारत सरकार ने अपने खादी ग्रामोद्योग आयोग जो होता है, खादी ग्रामोद्योग कमीशन जो होता है, उसके माध्यम से उसको लिए अलग से एक विभाग बनाया और खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा ही जो है एक केंद्रीय मधुमक्खी पालन अनुसंधान संस्थान बनाया गया पुणे में। वहाँ से हम जो है विधिवत तरीके से मधुमक्खी पालन के रूप में काम करना हमने शुरू किया। साथ ही जो है इसके महत्व क्या है, मधुमक्खी पालन का बहुत ही मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसके बहुत सारे आयाम हैं जिसको हमको समझना चाहिए और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहला इम्पॉर्टेंट विषय क्या है, इसमें परागण, मधुमक्खियों में परागण करने की क्षमता होती है। परागण, आप सबसे पहले मैं परागण के बारे में आपसे बात करूँगा। जो हम खेतों में फसलें लेते हैं, उन फसलों का जो परागण होता है आपस में, जो एक तरह से पॉलिनेशन की बात करेंगे तो उसमें पॉलिनेशन जो है मधुमक्खियों द्वारा सबसे ज़्यादा होता है और 80% तक जो परागण होता है वो मधुमक्खियों द्वारा ही किया जाता है। और उससे क्या होता है कि हमारी उपज जो है बढ़ती है और इसका रिकॉर्ड यह मिलता है कि 30 से 80% तक जो है 30 से 80% तक फसल का उत्पादन बढ़ जाता है। अगर जिस एरिया में, जैसे सरसों है या बहुत सारी जो फसलें होती हैं, उसमें अगर आप मधुमक्खी के बक्से रख देंगे तो आपका उत्पादन स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। और अगर मधुमक्खी के बक्से नहीं है, मधुमक्खियाँ उसके आसपास जो है नहीं हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका उत्पादन घट जाता है। और इसका बहुत सारे वैज्ञानिकों ने शोध किया है इस पे और उसमें हम वैज्ञानिकों द्वारा यह कहा गया है कि 1 हेक्टेयर जो 10,000 वर्ग मीटर का 1 हेक्टेयर होता है, उसमें कम से कम 2 से 4 बक्से आपको परिवार के रूप में मधुमक्खी के रखने चाहिए। उससे क्या होगा कि आपके आसपास मधुमक्खियाँ जाएंगी और उससे पॉलिनेशन होगा और पॉलिनेशन से उत्पादन भी बढ़ता है और फिर आपकी आमदनी भी बढ़ती है, जो आज हमारी सरकारों की और हमारे वैज्ञानिकों की मुख्य जो है जिस पे हम मुख्य जोर दे रहे हैं। पुष्परस और परागकण एकत्र करने की प्रक्रिया में एक ही जाति के पुष्पों पर जाती हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट विषय यह है। जैसे मान लीजिए कोई भी फसल है, अगर कोई मधुमक्खी पालन के लिए अगर हम कोई मधुमक्खी के बक्से रखे हुए हैं और उन मधुमक्खी के बक्सों से मधुमक्खियाँ निकल कर जा रही हैं, अगर वो सरसों से पराग एकत्र कर रही हैं तो सिर्फ सरसों के ही फूलों पे हो जाएंगी, सरसों के अलावा कोई और अगर वहाँ पे फसल होगी तो उस पर नहीं जाएंगी। ये बहुत ही चयनित तरीके से काम करती हैं और इनका ये भटकती नहीं है, अपने उद्देश्य में एक तरह से पूरी तरीके से सफल होती हैं और जिन फसलों पे जाना है उसी पे जाएंगी, उसके अलावा दूसरी फसलों पे ये कभी भी नहीं जाएंगी और भ्रमित नहीं होगी। इसलिए मधुमक्खी को जो मधु बनता है उससे कहा जाता है कभी ये लीची का मधु है, कभी सरसों के उससे मधु है, कभी यूकेलिप्टस से मधु है। तो ये हम इजीली बता सकते हैं कि यह मधु जो है किस फसल से लिया गया है। साथ ही जो है पर परागण करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन जिसको हम बोल सकते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है, जैसे गेहूं में, धान में, जौ में होता है, ये अपने आप इनमें परागण हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। लेकिन जो बाकी इसके अलावा गेहूं, धान और जौ के अलावा जितनी फसलें हैं उसमें पॉलिनेशन कई तरीके से होता है, जिसमें सबसे पहले हमने सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमने बताया कि मधुमक्खियों द्वारा होता है, प्लस उसके बाद हवा द्वारा एक दूसरे से पॉलिनेशन होता है, एक के परागकण दूसरे के ऊपर उड़ करके जाते हैं। और तीसरा क्या होता है, जब बरसात होती है तो उससे मिलते हैं और बहुत सारी और विधियाँ हैं, इससे छोटे मोटे और कीड़े होते हैं जो उसको पॉलिनेशन का काम करते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है
मधुमक्खी ही होती है। मधुमक्खियों से जो एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो परागण का हो गया, परागण बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ है कि इससे मधु भी निकलता है, मोम भी निकलता है, मधुमक्खी विष भी निकलता है, रॉयल जेली भी निकाल सकते हैं हम मधुमक्खी से। मधुमक्खी का जो गोद होता है वो निकाला जाता है, जिसको कि हम प्रोपोलिस बोलते हैं। और इसके साथ साथ जो परागण के अलावा हम परागकण भी इकट्ठा करते हैं, जो कि बहुत ही उपयोगी होता है। और लास्ट में जो है मधुमक्खी वंश को हम अपने व्यापार के रूप में बेच सकते हैं। मधुमक्खी का जो अलग अलग कॉलोनी जो होती है मधुमक्खियों की, उसको भी हम बेच सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे इसके उपयोग हैं। साथ ही जो है बीज एवं फल के उत्पादन में मधुमक्खियों का क्या उत्पादन होता है। मधुमक्खियों से जो फूलों में पुष्प रस व पराग जो एकत्रित होता है उसके बारे में हमने आपको बताया। मधुमक्खी के पिछले टांगों में जो पराग टोकरी होती है, उससे यह जो स्पेशली एक तरह से टांगों में जो है पराग टोकरी नेचर द्वारा बना हुआ है, उसी से ये पराग इकट्ठा करती हैं और वो ही जा करके दूसरे फलों पे या दूसरे फूल पे छोड़ देती हैं। तो एक तरह से पॉलिनेशन का काम ये करती हैं। तीसरी चीज़ क्या होती है कि मधुमक्खी के जो शिशु होते हैं भविष्य के उनके लिए भी भोजन एकत्र करती हैं। तो साथ साथ ये बहुत सारे एक साथ काम करते हैं और जो हमने बताया सामाजिक जो आयाम है हमारा, उसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण है। कृषि एवं औद्योगिक फसलों में मधुमक्खी द्वारा परागण में कितनी होती है, वृद्धि कितनी होती है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। क्योंकि हमारा जो आज का जो विषय है वो सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि मधुमक्खी पालन से मधु का जो उत्पादन होता है, रॉयल जेली का जो उत्पादन होता है, मधुवंश को हम बेचने का जो उत्पादन होता है, प्रोपोलिस है, बहुत सारी चीज़ों को जो हमने बताया। लेकिन जो हमारी जो सरकारें हैं और दूसरे देशों में आप जब देखेंगे तो उसमें स्पेशली जो किसान खेती करते हैं उसके साथ साथ वो उत्पादन बढ़ाने के लिए मधुमक्खी के बक्सों को ज़रूर अपने खेत में रखते हैं। और मैं उसके उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहूँगा कि क्यों रखते हैं। मूली में 22 से 100% तक इसमें परागण में वृद्धि हो जाती है, जो कि हम हवा द्वारा या बरसात के द्वारा जो बताते हैं, इस तरह से इसके उत्पादन में वृद्धि होती है। बंद गोभी में 100% तक होती है, गाजर में 9 से 135% तक हम मानते हैं कि मतलब उत्पादन की वृद्धि हो सकती है। प्याज में जो है होता है, शलजम में भी होता है। साथ ही फल वृक्षों में जो है सेब है, लीची है, नींबू है, स्ट्रॉबेरी है, रसभरी है, अमरूद है। इसके तहत जो है मधुमक्खी पालन से काफ़ी लाभ होता है। और 180 से 695 मतलब इस तरह से बहुत सारा जो डाटा हमारे पास उपलब्ध है वैज्ञानिकों के शोध द्वारा जो है, इन सब सारी चीज़ों को जो है जो देखा गया है, इससे ये लगता है कि उत्पादन बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें बढ़ता है। साथ ही जो है सरसों है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। सरसों में आप देखे होंगे कि जब जो मधुमक्खी पालन का जो काम करते हैं जो लोग, वो उन बक्सों को अपने ट्रकों में भर करके जहाँ पे जैसे सीजन होता है सरसों का, वहाँ पे ले करके जाते हैं और वहाँ के बाग में रख देते हैं। और अपने 100 बक्से, 200 बक्से, 300 बक्से, 400 बक्से वहाँ किराए पे, बाग वाले ने किराए पे अपना बाग किराए पे दे दिया। 2000, 3000, 4000 रुपये एकड़ के हिसाब से ले लेते हैं, मतलब उसके हिसाब से कुछ ले लेते हैं और वहाँ मधुमक्खी के बक्से वो रखते हैं। और आसपास जो सरसों से जो होती हैं उससे जो पराग कण इकट्ठा करती हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक तरह से एक जगह से दूसरे जगह पर जब आप सीजन किसी जगह हो तो उस तरह उसमें ये लेकर के जाते हैं। इसके अलावा जो है तोरी है, सूर्यमुखी है, इन खेतों में भी इसके साथ रखा जाता है। भारत में परीक्षणों के आधार पर मधुमक्खियों द्वारा परागण में उत्पादन में जो वृद्धि है वो जो बैगन में है, बैगन में संख्या में वृद्धि होती है कम से कम 34-35% से लेकर 66% तक हो जाती है। इसके साथ साथ जो वज़न में वृद्धि होती है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। मौसमी फसलों में होती है, मौसमी में होती है, ग्रेप फ्रूट में होती है, संतरा में होता है। जैसे ग्रेप फ्रूट की अगर हम बात करें तो 25 से 51% तक इसके उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। संतरा में हो तो मतलब और ज़्यादा वृद्धि होती है। स्ट्रॉबेरी में है 38% तक हो जाती है वृद्धि, अमरूद में है वृद्धि हो जाती है। तो इस तरीके से हम ओवरऑल यह बताना चाहेंगे आपको कि मधुमक्खी पालन क्यों जो है महत्वपूर्ण है। मधुमक्खी पालन से जो हमने बताया कि एक तो परागण का काम होता है, दूसरी चीज़ जो मधु इससे जो निकलता है, जो हम हनी के रूप में यूज करते रहते हैं। मधु एक शब्द संस्कृत शब्द है और शहद उसका हिंदी शब्द है। सबसे पहले तो हमको ये जानने की ज़रूरत है। और जो पौष्टिक आहार में जो है, जो इसका जो मधु का जो संरचना होती है, जो उसमें मटेरियल होता है, उसमें जो है पौष्टिक आहार में उपयोग करते हैं। और 30% उसमें 30% के करीब जो है उसमें फ्रक्टोज होता है, 37% करीब ग्लूकोज होता है और 2 से 7% तक सुक्रोज होता है। ये उसकी पूरी संरचना है।
इसके साथ साथ क्या करते हैं हम, इसको जो मधु होता है, मधु को आप बच्चों को खिलाते हैं, अलग अलग उसका डोज होता है, 1 चम्मच से 2 चम्मच 3 चम्मच तक भी आप दिया जा सकता है। और विभिन्न खाद्य पदार्थ जो हम यूज़ करते हैं खाने के लिए, उसमें हम जो है इसको प्रयोग करते हैं, उसमें हम खाते हैं इसको, और मिला करके खाइए। और हमेशा जो है, जैसे बहुत सारे लोग वज़न कम करने के लिए इसको खाते हैं, ये हमारा नींबू के साथ मिला करके, चाहे कुछ और के साथ मिला करके, इसको हम जब एक चम्मच शहद उसमें डालते हैं और ओरिजिनल शहद जब उसमें हम डाल देते हैं, तो उससे हमारा समय पे जो हमारे जो फैट होते हैं शरीर के, उसको भी हम जो है गलाने का काम ये करता है। और ये एक तरह से हमारे पाचन तंत्र को भी मजबूत करने का काम करता है। सौंदर्य निखारने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। शहद का जो होता है, जो शहद का आप देखे होंगे, जो भी आप ब्यूटी पार्लर में जो शहद जो यूज़ किया जाता है, स्क्रब वगैरह यूज़ किया जाता है, उपटन के रूप में यूज़ किया जाता है, उसके लिए उसमें भी मधु का प्रयोग किया जाता है। मधु का कुछ मात्रा उसमें रहती है। उसके अलावा जो रूखी त्वचा जिसे मान लीजिए होती है, रूखी त्वचा अगर किसी की है, उसमें भी लोशन के रूप में भी हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। लोशन के रूप में हमेशा इसको प्रयोग करने से काफ़ी, जैसे जो भी आपको मार्केट में क्रीम दिखेगी, उसमें आपको मधु का, हनी का जो है, आप देखेंगे जब उसका कंपोजिशन आप जब पढ़ेंगे तो आपको मधु का जो है उसमें दिखाएगा कि कितने % इसमें हनी जो है होता है। चेहरे पे किसी व्यक्ति के चेहरे पे कील मुहासे हो जाते हैं, तो उसमें कील मुहासे पर भी हम इसको प्रयोग करते हैं। ये भी जो है मतलब एक तरह से और डॉक्टर की सलाह पे हम करते हैं। किसी व्यक्ति को जो है शहद नुकसान भी करता है, तो थोड़ा बहुत पहले इसको टेस्ट करा करके और तब हम अगर थोड़ा बहुत पहले यूज़ कर लें और देखें कि हमको अगर ये, और ख़ासकर वो पीने में भी किसी को एलर्जी होती है इसके साथ साथ। अच्छा, और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको कि जब हम कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसमें जो है सबसे पहले उसमें मधु मांगा जाता है कि मधु दीजिए। और चूँकि इसलिए माना जाता है कि ये प्रकृति की सबसे अच्छी देन है, जो मधु के रूप में एकदम शुद्ध मिलती है। बाकी चीज़ों में मिलावट भी हो सकती है, बाकी चीज़ों को आर्टिफिशियल भी बनाया जा सकता है, लेकिन मधु ज़्यादातर शुद्ध मिलती है। तो उसको मधुमक्खी के बक्सों से जब निकाल करके उससे जो है हम प्रोसेस करके जब मधु निकालते हैं तो वो शुद्ध होती है, और उसको हम धार्मिक अनुष्ठानों में यूज़ करते हैं। और इसके अलावा आज जो हमारे देश में जो मधुमक्खी पालन जो किया जा रहा है, उसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा ये हो रहा है कि इससे हमारी विदेशी मुद्रा भी अर्जित हो रही है। और बहुत सारे किसान हमसे मिलते हैं, बहुत सारे किसानों से हमारी बात होती है, बहुत सारे जो नवयुवक हैं जो मधुमक्खी पालन में लगे हुए हैं, और जब हमारी उनसे बात होती है तो उनसे कहा कि डॉक्टर साहब, जब हमने सबसे पहले आज के 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले जब हमने मधुमक्खी पालन शुरू किया, तो हमारे पास कुछ नहीं था, मैं भूमिहीन था। भूमिहीन होने के बाद भी 5 बक्से जो है हमने रखे। उन 5 बक्सों से हमने जो है पूरे परिवार, 5 बक्से से हमने उसको बढ़ाते 100 बक्से, 200 बक्से, किसी के 400 बक्से, 500 बक्से तक हो जाते हैं, और मधु निकाल करके उससे बेचते हैं। और पूरे परिवार को जो है उन्होंने उससे बहुत अच्छी तरीके से लालन पालन किया, पढ़ाया लिखाया और खिलाया पिलाया, और अपने घर भी बनाए, और बहुत सारा मतलब एक तरह से दूसरा कोई भी व्यवसाय नहीं किया साथ साथ इसके साथ। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि हम इसको जो भूमिहीन कृषक हैं, जिसके पास कोई भी लागत, अपनी ज़मीन खुद की नहीं है, वह भी इस व्यवसाय को कर सकता है मधुमक्खी पालन का। और ख़ासकर युवकों के लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस काम को करें तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इस काम को करने के लिए मुश्किल से 15 से 20 हज़ार रुपये में यह काम आपका शुरू हो सकता है। एक बक्से 2.5 से 3 हज़ार रुपये में आप खरीद सकते हैं, और 5 बक्से से आप इसका व्यापार शुरू कर सकते हैं। और महीने में आपको कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपया 5 बक्सों से मिलने लगेगा। और आपके पास 100 से 125 150 बक्से अगर हैं, आपने उसको मल्टीप्लाई कर लिया, अगर अच्छी ट्रेनिंग लेकर के उसको मल्टीप्लाई कर लिया, उसको बढ़ा लिया, तो कम से कम 4 से 5 लाख रुपये का आपको एक साल में कहीं भी सिर्फ मधु बेच करके आप इससे इनकम कर सकते हैं। इस तरीके से इसका इम्पॉर्टेंट इस तरह पर मतलब इसमें भी किया जा सकता है। मधुमेह के रोगियों को भी चीनी नुकसान करती है, उसके स्थान पर शहद का भी हम उपयोग कर सकते हैं। शुगर के मरीज को जो है इसमें नुकसान करता है। शहद को बकरी के दूध या मट्ठे में भी मिलाकर गाढ़ा करने पर पीने से क्षय रोग में भी लाभ होता है। इसके साथ साथ शहद टॉनिक का भी काम करता है। इसके साथ आँखों में बहुत सी बीमारियों को भी दूर करता है। चोट लगने पर घाव पर लगाने से भी लाभ होता है इसके साथ साथ। और जो हम शिशुओं को बोलते हैं, बच्चों को, जिसे छोटा बच्चा है उसको 10 से 15 ग्राम तक मधु हम दे सकते हैं। वयस्क को 30 से 35 ग्राम मधु दे सकते हैं, और बुजुर्ग को बस 20 से 30 ग्राम प्रतिदिन मधु दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बीमार कोई व्यक्ति है तो डॉक्टर की सलाह पे उसको कितना मधु देना है, कितना शहद देना है, उसको हम डिसाइड करते हैं, डॉक्टर बताते हैं। मोम द्वारा एक होता है, उसका उत्पाद मोम होता है। मोम द्वारा छत्तों का निर्माण किया जा सकता है।
मोम को जलाने व औषधि बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। ये एक दूसरा उत्पाद है मधु के अलावा, और परागण के अलावा ये तीसरा उत्पाद हम बता सकते हैं कि मोम होता है। मोम के अलावा जो मधुमक्खी का जो विष होता है, मधुमक्खी का विष जो है गठिया रोग में, फाइब्रोसाइटिस में, न्यूराइटिस में, इस तरह के जैसे जो रोग होते हैं उससे भी छुटकारा हम पा सकते हैं। और जो आँख है, त्वचा रोग है, मलेरिया के उपचार में भी उसका प्रयोग करते हैं। साथ ही जो गोंद होता है इसका, आप देखे होंगे बहुत सारे जो टेप बनते हैं जो उसमें गोंद लगा हुआ होता है, वो मधुमक्खी से निकलता है और पीलापन हरा से लेकर के लाल रंग का ये होता है। यह कड़ा में ठंडा होने पर टूटने लायक और गर्म होने पर चिपचिपा पदार्थ होता है। कीटाणु व फफूंदी इस पर नहीं लगते हैं और साथ ही हानिकारक बैक्टीरिया को भी मारने व उनकी वृद्धि को रोकने में सहायक होता है। और इसके जो सबसे बड़ा उदाहरण इसका कैरेक्टर होता है, ये एंटीबायोटिक कैरेक्टर रखता है। इस तरीके से इसको हम पौष्टिक औषधि गुणों से भी भरपूर होता है। बसा हुआ खनिज पदार्थ भी इसमें उपलब्ध होता है, एंजाइम, एसिड होता है और अन्य रासायनिक तत्व भी होते हैं। और भोजन का ये शिशु और वयस्क मधुमक्खियों का अपना एक भोजन का पर्याप्त स्रोत भी होता है। रायल जेली सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें होता है। रायल जेली श्रमिक मक्खी के हाइपोफेरेंजियल ग्रंथि जो ग्लैंड्स होते हैं, ग्रंथियाँ जो बोलते हैं, उसके स्राव से निकलता है और यह काफ़ी जो है महंगा बिकता है और इसको बाज़ार में इसकी कीमत बहुत अच्छी मिलती है। श्रमिक और नर मौनों के लार्वा तथा रानी मक्खी मधुमक्खियों का जो जीवन होता है उसके भोजन के रूप में भी इसको हम प्रयोग करते हैं। 6 से 13 दिन की आयु के जो श्रमिक मौनों में हाइपोफेरेंजियल जो ग्रंथियाँ होती हैं उसमें ये विकसित होता है जो रायल जेली होता है। इस तरीके से रायल जेली का भी हम प्रयोग कर सकते हैं हर जगह। मधुमक्खी के जो वंश होते हैं, जो हमने बताया कि जैसे मधुमक्खी पालन आप कर रहे हैं और दूसरा कोई युवक या कोई भी व्यक्ति किसान अगर मधुमक्खी पालन शुरू करना चाहता है तो उसको अब मधुमक्खी की जो कॉलोनियाँ होती हैं वो भी बिकती हैं, तो उसको 2,500 से 3,000 रुपये प्रति कॉलोनी आप बेच सकते हैं बक्सों के सहित। तो यह भी एक अच्छा व्यापार है, इसको आप कर सकते हैं और किसानों की आय को काफ़ी ये बढ़ा सकते हैं। जो भी व्यक्ति इसमें तन्मयता से लग गया है उसको अपना काफ़ी फायदा होता है। साथ ही मधुमक्खी पालक को नई व युवा रानी मधुमक्खियों की आवश्यकता रहती है और उनका प्रजनन कर भी उन्हें बेचा जा सकता है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को जो है हम कर सकते हैं। धन्यवाद। और मैं आप सभी लोगों को पुनः मैं प्रेरित करना चाहूँगा कि आप NIOS के इस स्टूडियो में आप हमारे साथ सम्मुख हुए और इस कार्यक्रम को आपने देखा। और मधुमक्खी पालन एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय है और इससे हमारे देश की प्रगति भी है और आपकी खुद की प्रगति है। और जो भारत सरकार या प्रदेश सरकारों की जो हमारे जो उद्देश्य है कि किसानों की आय दुगनी की जाए, तो मधुमक्खी पालन भी इसमें बहुत ही सहायक रोल अदा कर सकता है और आपके खुद को परिवार और सबसे बड़ी चीज़ भूमिहीन व्यक्ति भी सबसे कम लागत में इसको शुरू कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।